नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय से यादव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सामान्य अध्ययन में राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे, राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ लिया है, यानी हमने संविधान की प्रस्तावना पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। प्रस्तावना पे मैंने आपको बताया था जो कि अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो प्रस्तावना पे बनने वाले हर सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही आप अपने जो भी सहपाठी हैं, जो भी आपके सहयोगी मित्र हैं, उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें वास्तव में इन वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी में इससे एक गुणात्मक परिवर्तन आ सकता है। ठीक, तो बिना किसी भूमिका के हम लोग आज शुरुआत करते हैं। एक नया टॉपिक है संविधान के 22 भागों में से पहला जो भाग है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, यहाँ से हमेशा हर एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। तो पहला जो भाग है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, हर इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इससे आने वाली परीक्षाओं में जो भी सवाल बनेंगे आप डेफिनेटली यहाँ से सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अच्छे से वीडियो को सुनिए, मज़ा आएगा। ठीक, देखिए भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भाग 1 में जो भी चीज़ें वर्णित हैं उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहाँ दोनों ही शब्दों का प्रयोग हुआ है, भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों, जब संविधान सभा में देश के नामकरण की बात हुई थी तो लोगों के विचार एक नहीं थे, मत भिन्नता थी। तो कुछ लोग चाहते थे कि इसका देश का नाम इंडिया रखा जाए, कुछ लोग भारत। लेकिन दोनों के विचारों को तवज्जो देते हुए, संतुष्ट करते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर? हमने यहाँ राज्यों के संघ की बात की है ना। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो संघीय है, लेकिन हमने यहाँ पर विशेष रूप से राज्यों के संघ पर जोर दिया है। राज्यों के संघ से तात्पर्य हमारा जो संघ है वो अमेरिका के संघ से डिफरेंट है, अलग है। हमारे यहाँ पर राज्यों का जो संघ है वो राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिका में राज्यों का संघ के साथ जो भी समझौता हुआ उसके बाद एक संघ बना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो एक देश है ना, भारत, जिसको हमने प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, जिससे उसके प्रशासन को हम आसानी से चला सकें, उस दृष्टि से हमने भारत को राज्यों में विभाजित कर लिया है। यानी राज्य यहाँ पर कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। राज्य हमारे इस संघ से अलग होने का राज्य को कोई अधिकार नहीं है ना। जैसे अमेरिका में ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राज्य इस संघ से अलग नहीं हो सकता। राज्य भारत का ही एक भाग है। बात क्लियर? अमेरिका के संघ में, हमारे संघ में ये बेसिक डिफरेंट है। अंतर है कि हमारा संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में, या हम यूँ कहें कि हमारा जो संघ है वो राज्यों और संघ के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पर राज्यों को भारत के प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है। इतनी चीज़ आप आसानी से समझ गए होंगे। जो भारत का राज्य क्षेत्र है ना, उसको हम 3 श्रेणियों में डिवाइड कर लेते हैं भारत के राज्य क्षेत्र को। एक तो वो राज्य, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम 3 श्रेणियों में रखेंगे। एक तो वो क्षेत्र जो राज्यों का क्षेत्र है ना। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो एक तो वो क्षेत्र आ गया जिसमें जो राज्यों का क्षेत्र है, और एक वो जो केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र है,
तो दूसरी श्रेणी में हम संघ क्षेत्रों को रखेंगे, है ना। तीसरे में हम उन को रखते हैं जो ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, यानी भारत सरकार देश से बाहर के जो पड़ोसी जो भी क्षेत्र हैं उनको अधिग्रहित कर सकती है। ऐसे क्षेत्रों को हम उस तीसरे श्रेणी में रख लेते हैं। क्लियर? आर्टिकल 1 आपका क्लियर हो गया। आर्टिकल 2 जो है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 के तहत हम भारत में या भारतीय संघ में नए राज्यों का जो भारत से बाहर हैं उनका प्रवेश कर सकते हैं, उनका विलय कर सकते हैं और उनकी भारतीय संघ में स्थापना कर सकते हैं। ये आर्टिकल 2 के तहत हमको अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है। ठीक, तो इसी के तहत हमारा जो सिक्किम जो भारत का जो राज्य है, ये पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा हमने आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया। बाद में हमने 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 2, है ना। जो 2 हमसे क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश हम कर सकते हैं। भारत से बाहर जो भी राज्य हैं, जो भी देश हैं, वो अगर भारत में शामिल होना चाहें तो किस आर्टिकल के तहत? 2 के तहत हम उनका प्रवेश कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर? इस पर भी आपके पास सवाल बन जाते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया या किस के द्वारा भारत में शामिल किया गया? तो 35 के द्वारा भारत में शामिल किया गया, उसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट। बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा हमने उसको 22वें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या एक बड़े राज्य को 2 या 2 से अधिक छोटे राज्यों में विभाजित कर सकती है या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है या राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये काम संसद साधारण बहुमत द्वारा एक सामान्य मतलब साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा, ये जिसे कहते हैं साधारण विधेयक द्वारा कर सकती है। इसके लिए संसद को राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति जी अनुमति देंगे तभी ये प्रस्ताव संसद पेश कर सकती है। और पेश करने से पहले संसद राज्यों की सलाह के लिए एक प्रस्ताव महामहिम जी भेजेंगे, उनसे सुझाव लेंगे, लेकिन इन सुझावों को मान्य करने के लिए या स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं हैं। मतलब वो चाहें तो उन सुझावों को स्वीकार कर सकते हैं या उनको नकार सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य पुनर्गठन में राज्यों की विधानसभाओं से सुझाव तो लिए जा सकते हैं, है ना, लेकिन उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वह संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो सुझाव रोक लें या ना दें तो संविधान जो राज्य पुनर्गठन विधेयक है वो रुक जाएगा या नहीं होगा। तो इस स्थिति में राज्यों की विधानसभाओं की जो शक्ति है वो बहुत सीमित है। बात समझ रहे हैं? वो सुझाव अपना दे सकते हैं, लेकिन इस सुझाव को मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य नहीं है। ये प्रस्ताव संसद भेज सकती है और कभी कभी चाहे तो नहीं भी भेज सकती है ना। यानी ये पूरी जो अधिकार है वो संसद के पास है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो संसद संशोधन किस तरीके से कर सकती है? इस तरीके से आर्टिकल 3 के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में रखना होगा कि हमारी जो संसद है, क्या इसी प्रक्रिया के तहत हमारे देश के किसी भी भूभाग के टुकड़े को, मतलब किसी भी खंड को, क्या अदर देश को सौंप सकती है? तो इसके लिए नहीं।
है ना। देखो, राज्यों का अदर स्टेट मतलब अदर राज्यों का विलय तो साधारण प्रक्रिया के तहत कर सकती है ना, लेकिन सौंप नहीं सकती। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत द्वारा, है ना, एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तभी हम इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। तो 3 का अनुच्छेद 3 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है, ये लिखा हुआ है कि जो पहली और दूसरी जो आर्टिकल हैं इसके तहत संसद संशोधन करती है तो उसको अनुच्छेद 368 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल अनुच्छेद 3 के तहत ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि किसी दूसरे राज्य का विलय भारत में करना हो या स्थापना करनी हो, या भारत के जो राज्य हैं उनके नामों में, क्षेत्रों में या सीमाओं में परिवर्तन करना हो, है ना, राज्यों का 2-3 भागों में डिवाइड करना हो, तो ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत संसद कर सकती है। क्लियर। अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो देश के विभिन्न हिस्सों में राज्यों के पुनर्गठन की भाषाई आधार पर मांग उठने लगी, है ना। जैसे दक्षिण भारत के राज्य थे, जैसे तेलुगु भाषी राज्य है ना, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर एक अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने की मांग उठने लगी। तो विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों में ये मांगें उठने लगीं। तो इसके लिए भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई समिति का एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, एस के धर की अध्यक्षता में, है ना। एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 को भारत सरकार ने भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक दक्षता के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक, लेकिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में मैंने बताया था कि बहुत दबाव बढ़ रहा था, आंदोलन हो रहे थे कि हमारा राज्य हमारी भाषा के आधार पर बना दिया जाए। उसी प्रक्रिया में सरकार ने आनन फानन में एक और जेवीपी समिति का गठन किया। जेवीपी मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, है ना। ये 3 सदस्यीय समिति थी। इन समिति ने भी वही सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना ठीक नहीं है, लेकिन भारत क्योंकि एक लोकतंत्रात्मक राज्य है तो यहाँ पर लोगों की जन भावनाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उससे पहले एक घटनाक्रम होता है कि 1953 में ही आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में एक जन आंदोलन हो गया, आंदोलन होने लगा। और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पोट्टा श्री रोमुल्लू। पोट्टा श्री रोमुल्लू आमरण अनशन पर चले गए कि हमारा राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाए, नहीं तो हम तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया में दुर्भाग्य से पोट्टा श्री रोमुल्लू की मृत्यु हो गई, सरकार और दबाव में आ गई, है ना। तो सरकार ने आनन फानन में, ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषा के आधार पर नया राज्य बना दिया। तो आपसे सवाल बनता है कि सबसे पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। किस आधार पर बनाया गया? भाषा के आधार पर। ठीक, सरकार ने फिर 1956 में 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस फजल अली आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इसका आयोग का नाम फजल अली पड़ा। और इसमें 2 अन्य सदस्य के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुजरू थे, है ना। तो ये भी आयोग 3 सदस्यीय था। इस आयोग का भी काम यही था कि ये सलाह देना था कि ये सिफारिश करना था कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। ठीक है, आयोग ने 1956 में अपनी सिफारिशें सौंपी
और आयोग की सिफारिशों में सरकार ने लगभग ज़्यादातर सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना के, ठीक है, एक आयोग बना के राज्यों का पुनर्गठन किया। और इस आधार पर उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ठीक है, हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो प्राथमिकता थी वो प्रशासनिक दक्षता थी, साथ में इस चीज़ को भी ध्यान दिया गया कि लोगों की जनभावना को भी, कि जो भाषाई लोग थे वो भी सेटिस्फाई हो जाएं, और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। क्लियर? तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने के द्वारा कितने राज्य अस्तित्व में आए? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि संसद को अधिकार है, वो समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के, है ना। तो समय समय पर नए नए राज्य बनते रहे, केंद्र शासित प्रदेश बनते रहे। इसी प्रक्रिया में हमारे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन 2019 में, अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का स्टेटस छीन के, मतलब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, है ना। तो ये 2 टेरिटरी बनी, जिससे राज्यों की संख्या घटकर 29 से कितनी हो गई? 28, और केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर हो गए 9। लेकिन बाद में 2019 में ही दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यह विधेयक पारित हो गया 2019 में दिसंबर में, और 26 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। अर्थात अब दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एक ही टेरिटरी हैं दोनों मिलकर। ठीक है, इस आधार पर भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये था राज्य संघ और उसका राज्य क्षेत्र, किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन संसद कर सकती है ना। राज्य पुनर्गठन में राज्य विधानमंडलों का क्या योगदान है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और किस तरीके से किन आयोगों द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इस पर भी सवाल बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। दूसरी